तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों आयनाइजेशन कांस्टेंट। स्टार्ट करते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर आयनिक इक्विलिब्रियम। देखें आयनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है। अब ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है ये ठीक वैसा ही है जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुआ करता था, बट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयनिक रिएक्शंस का है। बस इतनी बात, यही फर्क है। तो अगर इसकी डेफिनेशन कोई लिखे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज equilibrium constant for ionic reversible reactions। अब ये आयनाइजेशन कांस्टेंट समझने के लिए ये पहले समझना जरूरी है कि आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी होती है, कब आयनिक रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं कब नहीं होती। तो आपको ये बात पहले से पता है, पीछे हम लोग पढ़ लिए। अब आयनिक रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इन्वॉल्व हो, जिसमें क्या हो बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का इन्वॉल्वमेंट हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे तब तो फिर रिवर्सिबल होना ही नहीं है, तो काहे का कांस्टेंट। अच्छा, ये तो हो गया आयनाइजेशन कांस्टेंट। अब ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, ये आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें दो तरह से पढ़ना है। हमें ये आयनाइजेशन कांस्टेंट बच्चों वीक एसिड के लिए भी पढ़ना है और वीक बेस के लिए भी पढ़ना है। और फिर जब आगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके इसमें एक टॉपिक रहता है तब हम लोग इस आयनाइजेशन कांस्टेंट को सॉल्ट्स के लिए भी पढ़ेंगे। तीन तरह के इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं ना, एसिड बेस सॉल्ट्स। तो हम इसको वीक एसिड, वीक बेस और सॉल्ट तीनों के लिए करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। देखो भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कोई कहे सर वीक के लिए ही पढ़ना है क्या, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं पढ़ना है? तो पहली बात तो है कि स्ट्रॉन्ग के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट का मतलब ही नहीं है। पहले भी हम लोग इस बात को समझे हैं जब आयनिक का इंट्रोडक्शन कर रहे थे। फिर भी कोई कहे नहीं सर हम तो सारे आंसर गणित की भाषा में ही समझते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो आप कहेंगे अच्छा चलो तुम गणित में समझते हो तो तुम इन्फिनिटी मान लो। तो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, तो उसमें क्या पढ़ने की जरूरत है? तो हम लोग वीक एसिड या वीक बेस या सॉल्ट्स के लिए करते हैं। देखो अब वीक एसिड के लिए पढ़ते हैं। तो पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन ध्यान रखा जाए। चूंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम के इक्विलिब्रियम या केवल के से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। अब ये आयनाइजेशन कांस्टेंट भी तो एक इक्विलिब्रियम है, तो इसको भी के। लेकिन चूंकि अब ये आयनाइजेशन कांस्टेंट वीक एसिड के लिए लिया जा रहा है तो एसिड के हिस्से का ए लगा देते हैं, तो ये हो गया के ए। सो दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के ए। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है किसी वीक एसिड के लिए, जरा गौर से देखिए। तो जैसे कंसीडर अ वीक एसिड, हमने एक वीक एसिड कंसीडर किया विच इज से HA। दिस इज HA इज योर वीक एसिड। अब अगर इस वीक एसिड का आयनाइजेशन देखा जाए of this HA,
तो आयनाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको किसी सॉल्वेंट में मिलाना रहता है, तो हमने उसको पानी में मिला दिया। पानी क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। अब कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, कोई बच्चों इसे केवल HA और बगल में AQ या एक्वस लिख दे तो भी एक ही बात है। अच्छा, अब जब आयनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड का करेंगे तो नेचुरली एक रिवर्सिबल आयनाइजेशन होगा, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होगा, पार्शियल आयनाइजेशन होगा। तो जब पार्शियल आयनाइजेशन होगा तो वी विल हैव H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस, और यहां तो HA एक्वस लिखा ही हुआ है। सो दिस इज आयनाइजेशन ऑफ HA। अब हमारे पास माना कि जो शुरुआती द मोमेंट वी मिक्स दिस HA इनटू द वाटर, उस समय HA का जो हमारा शुरुआती कंसंट्रेशन था या इस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस वीक एसिड, उसका एक कंसंट्रेशन हमें इनिशियल पता है, लेट्स से दैट इज C मोल पर लीटर। तो इस जानकारी को भी लिख लेते हैं कि लेट द इनिशियल concentration of HA aqueous solution is C मोल पर लीटर, इस C मोल पर लीटर। माना कि शुरुआती कंसंट्रेशन C मोल पर लीटर है एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा। तो ये C और अल्फा, ये दोनों ही बातें हमें से दीज आर गिवन इन द क्वेश्चन, या जो भी जानकारी है गिवन इंफॉर्मेशन में, ये दोनों बातें हमें पता रहेंगी कि C क्या है और अल्फा क्या है। अच्छा, ठीक, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैं वो रिवर्सिबल आयनिक रिएक्शन HA का फिर से लिख लेता हूं, क्योंकि उसी के नीचे सारा कुछ करना है, तो एक बार फिर लिख देते हैं। सो HA aqueous gives us H plus aqueous plus A minus aqueous. Now at T equal to 0 this concentration is C और ये 0 हुआ। By the time equilibrium reached, तो कुछ HA डिसोसिएट हो गया होगा और अकॉर्डिंगली इन आयंस का फॉर्मेशन हो गया होगा। तो C इंटू 1 माइनस अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। अब कोई सोचे सर ये क्या लिख दिए, तो जैसे इस तरह से लिखने में समस्या है वो क्या करे, केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार अवश्य पढ़े। इवन अगर कोई आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने बैठ गया, केमिकल के बारे में खाक बुझाता नहीं है, तो ना पढ़े, या तो दोनों ही चैप्टर छोड़ दे, तो आगे का फिर काइनेटिक्स भी छोड़ दे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी छोड़ दे, सब छोड़ दे। और अगर सब पढ़ना है तो केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ ले थोड़ा सा समय निकाल के। ठीक, तो ये हो गया इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन हो गए। दीज आर द कंसंट्रेशंस एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट, है ना। तो अब हम लिखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट which is Ka. So this Ka is now प्रोडक्ट का एक्टिव मास, या चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, हमें लिखना चाहिए प्रोडक्ट का एक्टिव मास which is H plus and A minus divided by reactants का एक्टिव मास. So this becomes C alpha into C alpha and denominator is C into 1 minus alpha. तो जो परिणाम आया Ka का वो हो गया C alpha square divided by 1 minus alpha. So this is the basic formula for Ka.
ये जो आयनाइजेशन कांस्टेंट है, उस आयनाइजेशन कांस्टेंट का ये फॉर्मूला बच्चों हमें याद रखना रहता है कि Ka हो जाता है C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। लेकिन इसमें भी एक चक्कर है, क्या? ये ऐसे एसिड के लिए है जिनमें सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम हो। जैसे अगर H2SO4 के केस में लिखेंगे तो ये चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर 2H प्लस आ जाएगा, तो H प्लस का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आयनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में क्या छोटी सी बारीक बात याद रखनी है, दैट दिस इज फॉर वीक एसिड एंड stoichiometric coefficient is same for all constituents in dissociation reaction। तब के लिए सही है, और जनरली यही हमें याद रखना रहता है। और अगर कुछ और आर तिरछा हो गया तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो उतना जानते ही हैं, तो उससे भी लिख सकते हैं। सो दिस इज योर के। अच्छा, अगली बात, अब इस क्वेश्चन में क्या हो बच्चों कि ऐसे दे दिया जाए कि C इज गिवन एंड K इज गिवन, नाउ फाइंड अल्फा। अगर हमें अल्फा पता करना हो तो क्या करें? तो कहेंगे सर C रख दीजिए, K रख दीजिए, अल्फा आ जाएगा। तो अगर इसी ये जो K आप देख रहे हैं, इस K में क्या हो कि इस तरह से क्वेश्चन हो जाए कि इफ Ka, C गिवन हो और अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ दिया जाए, इस तरह से क्वेश्चन आए, तो हमारा जवाब क्या होगा? तो कहेंगे क्या दिक्कत है सर, हमें तो रिलेशन सब पता ही है, सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? समस्या सच कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी नहीं हो जाएगा। जैसे C अल्फा स्क्वायर सामने आएगा Ka माइनस अल्फा Ka, देन C अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा K माइनस K इज इक्वल टू 0। So now we have got a quadratic and alpha will be having two different values। तो आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा। When you will solve quadratic, one alpha would be positive, one alpha would be negative। So this negative is definitely not the valid answer। Positive value of alpha is your valid answer। So this is the final result। बट इस तरीके में क्या है, समस्या ये है कि फिर भी चलो क्वाड्रेटिक तो कम से कम सॉल्व करना ही पड़ेगा। -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना? ऐसे लिखेंगे ना, अल्फा बराबर -k प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -4ac करेंगे तो प्लस 4ckA, काफी लंबा चौड़ा हो जाएगा। और फिर नीचे 2a तो 2c, है ना? तो दो माइनस हो जाएंगे जिसमें, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। माइनस के प्लस वाला आंसर सही हो जाएगा। तो स्टिल इट इज लॉन्ग इनफ टू सॉल्व। तो कैसे बचने का तरीका है? देखो कैसे। अगर आपका Ka बहुत छोटा है, चूंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एक्सपेक्टेड है K कमी आना चाहिए, बट उसमें भी K अगर बहुत ही कम है तो बहुत ही वीक है। तो बहुत वीक होने का मतलब हुआ कि बहुत कम पार्ट इसका ना के बराबर हिस्सा डिसोसिएट हुआ। अब अगर ना के बराबर डिसोसिएट हुआ तो यानी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बहुत कम है इन कंपैरिजन टू 1। देखो नेक्स्ट पेज में समझते हैं। सो इफ very weak dissociation, या यूं कहें
कि एक बेंचमार्क फिक्स है कि के की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर -5 हो। एक ये बेंचमार्क फिक्स कर रखा है हम लोगों ने कि के की वैल्यू 10 टू द पावर -5 या उससे भी कम हो, तो मतलब इसका होता है, तो इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर ये एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो देखो क्या हमें इससे जो रिजल्ट याद रखना है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो अल्फा होगा वो बहुत छोटा होगा 1 से, जो अल्फा होगा वो बहुत छोटा होगा 1 से। अगर एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, या यूं कहें कि वेरी लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत ही कम आयनाइजेशन हुआ, बहुत ही कम डिसोसिएशन हुआ, तो थोड़ा सा वो जो अपना फॉर्मूला है के ए का, दैट कैन बी मैनिपुलेटेड। कैसे? अब अगर अल्फा बहुत ही छोटा है 1 से, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं। अल्फा बहुत ही कम है तो मैं से 1 में से 0.0001 कोई घटा भी दे तो क्या फर्क पड़ रहा है, या 0.01 भी घटा दे तो 99.99 तो आ ही रहा है, तो 1 ही लिख देते हैं, क्यों माथापच्ची की जाए। तो यहां से जो के हुआ वो सी अल्फा स्क्वायर हो गया। अब जब ये सी अल्फा स्क्वायर हो गया तो अल्फा की वैल्यू एक झटके में आ जाएगी। दिस वुड बी रूट के ए बाई सी, रूट के ए बाई सी। लेकिन ये जो अल्फा की वैल्यू है विच इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट only when the electrolyte is extremely weak or K is too low, even lower than this 10 to the power -5. अब किसी का K 10 to the power -2 है तो फिर आप इससे सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा उसमें एरर आ जाएगा, क्योंकि फिर 1 माइनस अल्फा जो है उसको 1 लिखेंगे तो थोड़ी सी ज्यादा गड़बड़ी हो जाएगी। अल्फा जितना कम हो उतना कम एरर आएगा। भाई कुछ ना कुछ एरर तो हमेशा ही आएगा, क्योंकि आप 1 माइनस अल्फा में अल्फा 0 तो नहीं, कुछ वैल्यू तो लेगा ना। लेकिन बहुत कम एरर हो तो चलता है, ज्यादा एरर होगा तो गड़बड़ होने लगेगा, कैलकुलेशंस गलत होने लगेंगे, आंसर ऊपर नीचे आने लगेंगे। तो ध्यान रखें कि अगर अल्फा इवन 10 टू द पावर -4 भी आ गया ना तो भी तुम ऐसे काम चला सकते हो। अब कोई अल्फा 10 टू द पावर -3 है, -2 है, तो फिर ऐसे काम नहीं चलेगा, तो फिर आपका आंसर, तो फिर एरर ज्यादा आएगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो इस बात को भी थोड़ा ऐड करना जरूरी है कि फॉर हायर के मीन्स ग्रेटर देन 10 टू द पावर -4 कॉमा this formula will give error. तो तब हम क्या करेंगे, यूज क्वाड्रेटिक टू गेट अल्फा। तब हम फिर बच्चों वही काम करेंगे जो कि जेन्युइन है, देयर इज नो मैनिपुलेशन। तब फिर क्या करेंगे, नो मैनिपुलेशन। यहां पे तो थोड़ा काम हल्का करने के लिए हमने ये एक सेटिंग कर ली कि 1 माइनस अल्फा को 1 लिखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है भाई, बिकॉज विदाउट दिस योर टास्क विल बी टू मच, और इसको करने से हमारा काम बहुत हल्का हो जाता है। तो और उस केस में जब ये मैनिपुलेशन कर ली तो आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया वो क्या हो गया, वो हो गया केवल, सॉरी, जो के आ गया वो हो गया केवल सी अल्फा स्क्वायर।
और वैसे के की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, सी अल्फा स्क्वायर और नीचे 1 माइनस अल्फा। तो इतनी बात याद रखनी है। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लिए, वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट देख लिए। अब टर्न है वीक बेस के लिए। ओके, सो बच्चों अब हम लोग समझेंगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, ध्यान दीजिए। अब अगर सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट डिफाइंड होने के लिए इलेक्ट्रोलाइट वीक होना ही चाहिए। कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर उसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो तो इन्फिनिटी चला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है समझने के लिए पीछे के लेक्चर्स कर सकते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट का जिक्र है। तो वीक बेस, तो माना कि कोई एक वीक बेस है, जैसे कि से अज्यूम से इट्स अ हाइपोथेटिकल बेस BOH। तो जब इस BOH को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, या ऐसा कहें कि इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है बच्चों, और कोई इसको ऐसे भी लिख सकता है, यानी कि वाटर को अलग से भी दिखाया जा सकता है। एज इट इज अ वीक बेस, तो ये डिसोसिएट तो होगा अपने आयंस में, लेकिन 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। एंड दैट डिसोसिएशन इज अ रिवर्सिबल डिसोसिएशन। मतलब अगर आप बेस BOH एक्वस लिखते हैं तो ये अपने आयंस में ब्रेक होगा, बट थ्रू अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो रिजल्ट इज, से इसका कैटायन हो गया B+ एक्वस, जो कि पानी के साथ ही रहेगा, और एनायन हो गया OH- एक्वस। सो दिस BOH इज अ वीक बेस। दिस इज अ वीक बेस। हाँ सर, हम इनामुल को शांति क्लास करना है कि इक्विलिब्रियम के पहले कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। ओके, तो ये वीक बेस का डिसोसिएशन हो गया B+ और OH- एक्वस में। अब जरा गौर से समझिए, अगर हम इस BOH एक्वस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट देखें तो डिसोसिएशन कांस्टेंट समझते ही हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है। तो से कंसीडर एट t = 0 विच इज इनिशियल टाइम। तो इनिशियली हमने इस BOH का एक्वस जो सॉल्यूशन है उसका C मोलर कंसंट्रेशन लिया। अब शुरुआत में हमने क्या किया कि C मोलर कंसंट्रेशन लिया, तो देयर वाज नो B+ एज वेल एज नो OH-। नाउ एज इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन वाज अचीव्ड, तो सम ऑफ द BOH वो क्या हुआ होगा, डिसोसिएट हुआ होगा। तो ये C × 1 - अल्फा या C - C अल्फा, तो यहां पर C अल्फा का फॉर्मेशन हुआ और यहां पर भी C अल्फा का फॉर्मेशन हुआ। अब ये जो कंसंट्रेशन है, ये कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, और ऊपर वाले जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन है इनिशियली। तो अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम लिखना चाहें, तो ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम होगा यही होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। जैसे कि हम लोग वीक एसिड के लिए बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट लेते थे तो उसको Ka से रिप्रेजेंट करते थे। वीक बेस के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे तो उसको फिर Kb से रिप्रेजेंट करेंगे। सो Kb इज रिएक्ट प्रोडक्ट के एक्टिव मास, सो B+ विच इज C अल्फा, अगेन C अल्फा एंड C × 1 - अल्फा। तो इससे क्या हुआ, एक C तो कैंसिल हो गया। फाइनल जो रिजल्ट आया दैट इज Kb, एंड दिस Kb इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - अल्फा।
फिर से वही मैनिपुलेशन का यूज कर सकते हैं जो मैनिपुलेशन हम लोग वीक एसिड में करते थे कि एज दिस इज वीक एसिड और वीक बेस, तो वीक बेस है, वीक डिसोसिएशन है, तो अल्फा जो है वो बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू 1। अल्फा क्या होगा? बहुत कम होगा इन कंपैरिजन टू 1। सो एज अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, so we can assume that 1 minus alpha is almost 1। तो अगर 1 माइनस अल्फा को 1 लिख दिया जाए तो यहां से जो जो बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb जनरेट होगा, दिस Kb इज C अल्फा स्क्वायर। दिस Kb इज C अल्फा स्क्वायर। तो Ka की वैल्यू भी बच्चों C अल्फा स्क्वायर होती है और Kb की वैल्यू भी C अल्फा स्क्वायर होती है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ये जो C अल्फा स्क्वायर आप Kb लिखते हैं, ये तभी सही है जब आप ये अज्यूम करें कि आपका डिसोसिएशन जो है दैट इज एक्सट्रीमली वीक डिसोसिएशन। योर डिसोसिएशन इज एक्सट्रीमली वीक मीन्स यू आर अज्यूमिंग दैट 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब अगर यहीं पर हम अल्फा की वैल्यू लिखना चाहें तो अल्फा भी यहीं से लिखा जा सकता है दैट दिस वुड बी रूट ओवर Kb बाई C। सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर अल्फा। तो ये हो गया आपका अल्फा। डन। तो Kb और अल्फा ये सब कुछ वीक बेस के लिए है। ठीक इसी से मिलता जुलता एक्सप्रेशन वीक एसिड के लिए भी आता है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में एक बात जरूर ध्यान रखें कि अल्फा जब बहुत कम होगा 1 से तब ऐसा लिखते हैं। तो वैसे तो हम लोग एसिड में ये सब बात कर ही लिए थे, फिर भी एक बार रिमाइंड कर लेते हैं कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 to the power -5 या उससे कम हो, then we can use 1 minus alpha is almost 1. Okay. So this was the dissociation constant for weak base. अब जैसे चूंकि ये Kb इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के विषय में आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये जरूर जानते होंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखकर हम ये बता सकते हैं कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सो हाई वैल्यूज ऑफ दीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम आते आते प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बन जाता है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, तभी बहुत बड़ी वैल्यूज आती हैं। तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनने का मतलब इस बेस के केस में कहें या जो पीछे एसिड पढ़ के आए उस एसिड के केस में कहें, ज्यादा प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि ज्यादा कैटाइंस और एनाइंस बने, डिसोसिएशन बेहतर हुआ। So higher the value of these dissociation constants, whether for acid or base, means higher the dissociation. And if the dissociation is good dissociation, उसका मतलब होगा कि फिर वो जो बेस और या जो एसिड की बात हम लोग कर रहे हैं, एसिड बेस जो भी है, तो वो एक अच्छा एसिड है और अच्छा बेस है। मतलब रिलेटिवली, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वीक ही, लेकिन अब वीक में भी ठीक ठाक है, चलो, क्योंकि इसका Kb थोड़ा सा ज्यादा है। तो Kb की बड़ी वैल्यूज मतलब वो उतना मजबूती है उस बेस में, बेस अच्छा बिहेव कर रहा है, अच्छे से डिसोसिएट हो रहा है। Ka की अच्छी वैल्यू मतलब वो एसिड जो है वो अच्छा एसिड है, अच्छे से डिसोसिएट हो रहा है। तो ये जो Ka की वैल्यू, जैसे ये Kb है वैसे ही एसिड के लिए Ka होता है, तो मैं दोनों लिख देता हूं कि वैल्यू ऑफ Ka, so this is directly proportional to acidic strength. This is directly proportional to acidic strength of weak acid. Of weak acid. भाई कमजोर एसिड है फिर भी तो उसमें कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ है ना। ऐसे ही अगर हम कहें Kb की जो वैल्यू है, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस।
दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस। तो ये दो बेसिक बातें, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बातें हैं, समझनी ही चाहिए कि Ka की वैल्यू का एसिडिक स्ट्रेंथ से क्या मतलब है और Kb की वैल्यू का बेसिक स्ट्रेंथ से क्या मतलब है। चलो फिर वैसे तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, फिर भी चलिए अब बात चली है K और Kb की वैल्यू की, तो एक लाइन और भी लिखी जा सकती है कि अगर बात हो कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड, तो किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए Ka की वैल्यू क्या लिखेंगे आप? तो आप कहेंगे सर Ka की वैल्यू उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगी। फिर अगर बात हो कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उस स्ट्रॉन्ग बेस के लिए Kb की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? तो वहां पर Kb की वैल्यू भी इन्फिनिटी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अगर इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे एसिड हो या बेस हो, तो बहुत अच्छा डिसोसिएशन होगा, एसिड बचेगा ही नहीं, 100% डिसोसिएट होगा। तो जो K और Kb में डिनोमिनेटर आता है वो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। तो नीचे अगर ऑलमोस्ट 0 है तो ओवरऑल फ्रैक्शन इन्फिनिटी हो जाती है। ठीक, सो दिस वाज द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस और वीक एसिड, और उसके बारे में जो भी बेसिक थोड़ी बहुत चीजें हैं वो हमने समझ ली। अब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए थोड़ा सा और अगर जानकारी हो, जैसे पीएच की जानकारी हो या वाटर के आयनिक कांस्टेंट की जानकारी हो, ये सारी जानकारी होने पर फिर हम लोग आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे।